हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम करने वाले हैं CSR चैप्टर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 17 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अंदर। आज हम इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्लस मेरे क्वेश्चन बैंक से सारे के सारे क्वेश्चंस, और वो भी एकदम अपडेटेड ICAI से मैं एक बार वेरीफाई करा दूंगा, वो सारे करने वाले हैं। ओके, तो अपन इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं ये वीडियो नीचे आपको टाइमलाइन दिख जाएगी, आज नहीं तो थोड़े दिन में। ओके, तो उसके अंदर आप क्लियरली इसको लिंक कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है, और मेरी हर एक वीडियो के अंदर है ना प्रॉपर टाइमलाइन होगी। ओके, तो जिससे आपको क्या होगा कि हर एक चैप्टर मिलेंगे कि आप डायरेक्टली उस कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप डायरेक्टली उसमें जा सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बोलता है कि CSR क्या होता है, फिर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है जो यूज़ हुई है इन अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ CSR, एंड देन आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे CSR इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, स्टैट्यूट के द्वारा, स्टैट्यूट यानी कि संवैधानिक तरीके से, लीगली तरीके से वो कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, एंड आपको अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कैसे करनी है CSR की, तो ये आपकी बताता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 है, वो किसके ऊपर बात करता है, CSR के ऊपर बात करता है कि हर एक कंपनी जो कि एलिजिबल है, ओके, जिसके ऊपर CSR के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, उनको अपने नेट प्रॉफिट का है वो मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 2% जो है वो CSR कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। CSR किसके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम है इसका पूरा। ओके, तो वो 2% CSR कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, अब ये कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी पूरी गाइडेंस दी हुई है। ओके, तो वो आपको फॉलो करनी है वाइल अप्लाइंग। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ जिसको अपन बोलते हैं CSR। ओके, CSR सबसे पहले कंपनीज जो कि परफॉर्म करती है CSR कौन कौन सी होगी, देन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं। ओके, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, कंपनीज एक्ट का पार्ट देखेंगे, सेक्शन 135 वाला। ओके, CSR कमेटी कंस्टिट्यूट होती है उसके अंदर, एंड बोर्ड का रोल क्या रहने वाला है। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट का आप 2% लेते हो, तो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा आपका, तो जो सेक्शन 198 बताता है। ओके, और 198 कौन सा है, जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 198 है, वो जो नेट प्रॉफिट बताता है वही नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे लेना है। ओके, ये कहाँ पे पढ़ते हैं, वैसे तो अपन लॉ के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ब्रीफ दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार सिर्फ इसको स्किप करवाऊँगा, कोई नहीं पढ़ाता। ओके, ये सेक्शन 198 है, ये आपकी लॉ के चैप्टर नंबर 2, ओके, जहाँ पे आप रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर पढ़ते हो ना, वहाँ पे आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखते हो, तो वो आपको टॉपिक वहाँ से कवर करना है। गॉट इट? अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो भेज देना, मैं उसको फटाफट में बता दूंगा। एक पेज पे मैंने समरी बना रखी है उसकी, तो वो शेयर कर दूंगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं CSR एक्टिविटीज़ के, एंड कौन कौन सी परमिजिबल एक्टिविटीज़ है। ये नहीं कि सारी CSR में आ गई, आप जाके सोसाइटीज़ में खर्च कर रहे हो, वो नहीं है, परमिजिबल है कुछ, तो उन्हीं पे आपको करना है। ओके, अब ये तो था हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या बात करता है। देन हम यहाँ पे अकाउंटिंग पार्ट देखेंगे कि ठीक है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने खर्चा किया है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, अगर कोई अमाउंट आपने स्पेंड नहीं की, ओके, बचा के रख ली, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई एक्सेस अमाउंट है वो स्पेंड कर दिया आपने, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आपने कोई काइंड में इन्वेस्टमेंट किया तो उसका क्या होगा। ओके, और कोई अदर कंसिडरेशन है तो उसका क्या होगा। रिकॉग्निशन ऑफ इनकम अर्न फ्रॉम CSR प्रोजेक्ट। ओके, CSR प्रोजेक्ट था आपका, और उससे आपको मान लो आपने कोई हॉस्पिटल बना के छोड़ दिया। ओके, अब उससे जो रेवेन्यूज आपको आ रही है, इनकम आ रही है, तो उसका रिकॉग्निशन कैसे होगा, एंड अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी CSR एक्सपेंडिचर के लिए। ओके, तो ये हम अकाउंटिंग पार्ट में देखेंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स सिनेरियो के अंदर क्या है, CSR का ट्रीटमेंट रहेगा, एंड रिपोर्टिंग क्या रहेगी। मैं बता दूं, CSR का खर्चा जो होता है वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता है। ओके, तो ये एक डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, वो भी अपन देख लेंगे। फिर आता है रिपोर्टिंग, वहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एंड डिस्क्लोजर कैसे जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे CSR क्या है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। ओके, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप्स हो जाती है, आपकी रिस्पॉन्स हो जाता है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, आप भी उनके लिए कर रहे हो, आप डेवलपमेंट करते हो, स्किल्स लेके आते हो सस्टेनेबिलिटी के लिए। ओके, ये नहीं है कि देखो आप करोगे ना पूरा भाषण दे रखा है कि CSR आखिर ज़रूरत क्यों है। ओके, कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, एक बार आप देख लेना बस। CSR के लिए इन्होंने कहा है, ज्ञान दिया है कि CSR अगर वो कॉर्पोरेट है, उसको लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है, ओके, तो उसे सोसाइटीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसे इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, उसे फिलेंथ्रोपी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, उसे सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा, और ये चीज़ें इंश्योर किससे होती है, CSR से इंश्योर होती है। ओके,
अब बात करते हैं CSR क्या होता है, मीनिंग क्या है CSR का, एंड इंक्लूड करता है। मीनिंग यह है इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ना कि लिमिटेड डेफिनेशंस। ओके, तो इंक्लूसिव है लेकिन ये लिमिटेड नहीं है इन चीज़ों के लिए। वो सारे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम जो कि रिलेट करते हैं एक्टिविटीज़ जो कि शेड्यूल 7 के अंदर स्पेसिफाइड है। 7th शेड्यूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी हुई है वो सारी की सारी क्या है, CSR एक्टिविटीज़ हैं। ओके, एंड सेकेंड, वो सारे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो कि रिलेटेड है टू एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन परचुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द CSR कमेटी। और CSR कमेटी अगर कोई काम को कहती है कि आपको ये करना चाहिए और वो काम अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है तो वो सारे काम भी CSR में कवर हो जाएंगे ऑफ द बोर्ड एज पर डिक्लेयर्ड CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी। लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे किया है, एक तो वो सारे आइटम जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है वो कवर हो जाएंगे, एंड अगर कोई CSR पॉलिसी है और उसके ऊपर बेस पे CSR कमेटी जो है आपकी कंपनी की वो बोर्ड को कहीं पे एक्सपेंडिचर करने का रिकमेंड करती है तो वो सारा एक्सपेंडिचर क्या मान लिया जाएगा, CSR मान लिया जाएगा। ओके, अब बात आती है विच कंपनी टू परफॉर्म CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। ओके, कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की बात आ गई है। तो एवरी कंपनी, सारी की सारी कंपनी, चाहे उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी या फॉरेन कंपनी हो, ठीक है, जो कि डिफाइन की गई हैं और साथ में इसके कोई ब्रांच ऑफिस है या प्रोजेक्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर जो कि 135(1) की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। ओके, वो आपकी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर CSR एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड, लेकिन प्रोवाइड किया जाता है कि जो नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट है फॉरेन कंपनी का वो कंप्यूट किया जाएगा इन द बैलेंस शीट एंड P&L ऑफ सच कंपनी। जो कि अपन देखो सेक्शन 198 है ना, वो किसका बताता है, अपनी इंडियन कंपनी की नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करता है। वही फॉरेन कंपनी के लिए ना 381 है एंड 198 दोनों बात करते हैं। तो वो चीज़ आपको फोकस करनी है कि 381 भी फिर फॉरेन कंपनी के केस में लग जाएगा। ओके, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब नीचे दे रखा है आपको एक क्वेश्चन जो कि बोलता है ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कि फॉर्म की गई है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये क्वेश्चन मैं आपको कहाँ से करा दूंगा, अपने वाले से करा दूंगा। ओके, एक बार चलो नीचे अब आते हैं अपन स्टैट्यूटरी प्रोविजन आखिर क्या है, कि क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो कि शेड्यूल 7 के अंदर दिए हुए हैं कंपनीज के लिए, वो स्पेशल प्रोविजन अंडर द न्यू कंपनी लॉ रिजिम है, वो ये मैंडेटरी CSR ऑब्लिगेशन इम्पोज करते हैं। एक तो होता है एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट यानी कि वो अमाउंट जो कि कैलकुलेट की गई है सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग। ओके, इसको यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट लिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला होता है। हाँ, अगर ये कहीं पे 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर 31 डे ऑफ मार्च जो एंड होगा फॉलोइंग ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, उस ईयर का नहीं, फॉलोइंग ईयर का। मतलब कि अगर आप 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुए, ओके, तो फिर आपके लिए 31 मार्च लास्ट होगा, राइट, या फिर 1 अप्रैल के बाद में कभी भी इनकॉर्पोरेट हुए। लेकिन अगर मान लो आप 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुए, ओके, फिर 31 मार्च, तो यहाँ पे 3 महीने होंगे, तो यहाँ पे रिलीफ मिल गया आपको कि 3 महीने का नाम लाके आप नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च ले लो, यानी कि यहाँ पे आपका 15 महीने के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मीनिंग बताया गया है। ओके, नेट प्रॉफिट का मतलब वही है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है एज पर द प्रोविजन, एंड यह इंक्लूड नहीं करेगा फॉलोइंग्स को। कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेगा, प्रॉफिट जो कि आपको ओवरसीज ब्रांचेस से, ये बताऊँ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या करने वाले हो, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे है वो कैलकुलेशन करोगे 2% की। तो नेट प्रॉफिट कौन सा लोगे, मान लो हो सकता है आपकी फॉरेन में ब्रांचेज हो, ओवरसीज ब्रांचेज हो, उनके भी प्रॉफिट है, तो इनको भी इंक्लूड करोगे क्या। या फिर आपको हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में तो क्या है, आपके ऑपरेशंस की इनकम है लेकिन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, वहाँ से आपको डिविडेंड की इनकम रिसीव होती है। ओके, तो वो भी क्या आपकी कवर होगी क्या। ओके, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट होगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं करती है, नॉट इंक्लूड। ओके, नॉट इंक्लूड, इनको इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद में नेटवर्थ दे रखी है। नेटवर्थ का मीनिंग क्या है, बिकॉज एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल PUSC, ओके, एंड ऑल रिजर्व क्रिएटेड, सारे के सारे रिजर्व हो जाएंगे आउट ऑफ प्रॉफिट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अमालगमेशन।
उसके बाद में आता है टर्नओवर, मतलब कि ग्रोस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन द P&L अकाउंट ऑफ द सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और ऑन अकाउंट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड और बोथ बाई कंपनी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो ये टर्नओवर हो गया। एंड स्पेंड, मतलब कि CSR कितना आपने एक्चुअल में स्पेंड किया है, वो वाला आपका यहाँ पे आ गया कि जितना भी आपने मीन्स इन अकाउंटिंग बैलेंस जनरली मीन्स द लाइबिलिटीज इनकर्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। तो जितना आपने रियल में एक्सपेंड किया होगा वो होगा। ओके, ये तो जनरल डेफिनेशन थी, ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इंपॉर्टेंस ये वाला पे रहा है ओके, जो मेन क्राइटेरिया बताता है आपको कि क्या क्राइटेरिया है जिसके ऊपर CSR एप्लीकेबल होगा। ओके, तो सी यहाँ पे आपको बोला है अगर आपकी नेटवर्थ जो है ओके, वो अगर 500 करोड़ और मोर हो जाती है, मतलब कि इक्वल टू ग्रेटर देन ओके, आपका क्या हो जाता है 500 करोड़ हो जाती है, तो उन कंपनीज के ऊपर एवरी कंपनी, यहाँ पे चाहे आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो पब्लिक हो, सब के ऊपर क्या लग जाएंगे CSR के प्रोविजन लग जाएंगे। वही टर्नओवर अगर आपका इक्वल टू ग्रेटर देन 1000 करोड़ हो तो आपके ऊपर CSR लग जाएगा। एंड अगर आपके ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 करोड़ हो तो आपके ऊपर क्या लग जाएंगे CSR के प्रोविजन लग जाएंगे। ओके, मतलब 500 हज़ार की कंडीशन है, 5 करोड़ मिनिमम आपका नेट प्रॉफिट होता है, फिर उससे बड़ी नेटवर्थ है और उससे बड़ा टर्नओवर है। ओके, लेकिन ये किस में होना चाहिए, ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो है, जो आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर ली तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ओके, चाहे ये कंडीशन फुलफिल नहीं भी होगी तो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, CSR एप्लीकेबल है। ओके, हाँ, शैल कंस्टिट्यूट ए CSR कमेटी, और साथ में ऐसी कंपनी को है ना, एक तो CSR कमेटी को कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा ओके, जिसमें 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर, 3 या उससे मोर क्या होंगे आपके डायरेक्टर होने वाले हैं ओके, जिसमें एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। हाउएवर अगर कंपनी जो है वो नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 149(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट है, देन वो CSR कमेटी है वो 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। मतलब क्या बोलना चाहा आप, अगर आपने लॉ पढ़ा है तो वहाँ पे कई कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी होता है ओके, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो। अब CSR कमेटी की यहाँ पे बात कर रहा था, CSR कमेटी की यहाँ पे बात कर रहा था, और अगर उसके अंदर मैं बोलूँ CSR कमेटी के अंदर, तो अगर यहाँ पे 3 और मोर डायरेक्टर हो, 3 या मोर क्या हो डायरेक्टर्स हों, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, तो वहाँ पे आपके 3 या मोर अगर डायरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उसमें से भी आपको क्या होना पड़ेगा 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी अदर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ओके, तो उस केस के अंदर 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर आपके हो सकते हैं, आपकी CSR कमेटी बन जाएगी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको जनरल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर पूछा हुआ है ओके। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता है, वो है रोल क्या है CSR कमेटी का। ओके, तो CSR कमेटी है ना, वो या एक तो फॉर्मुलेट करेगी, दूसरा काम करेगी रिकमेंड करेगी। फॉर्मुलेट मतलब कि बनाना, और बोर्ड को रिकमेंड करना कि जो भी CSR पॉलिसी है वो इंडिकेट करती है एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द कंपनीज इन एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, एंड जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर की गई है ऑन द अबव एक्टिविटीज़, एंड मॉनिटर करेगी CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये 2 मेन काम है, एक तो फॉर्मुलेट करना एंड रिकमेंड करना, फॉर्मुलेट करना एंड रिकमेंड करना। ओके, रिकमेंड करना किस चीज़ के लिए, CSR पॉलिसी के लिए। साथ में वो इंडिकेट करेगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन की गई है कंपनी के द्वारा इन एरियाज ऑफ, मतलब कि जो शेड्यूल 7 अपन ने पहले ही डेफिनेशन में कवर कर लिया था कि शेड्यूल 7 क्या है, इसके अंदर कुछ एरिया स्पेसिफाई की गई है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, CSR का एक्सपेंडिचर कर सकते हो। तो उन्हीं का नाम बताया। जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है वो वाली डिटेल्स आएगी यहाँ पे कि CSR की एरिया कौन कौन से और कितना एक्सपेंस है वो वहाँ पे किया हुआ है। ये चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में बतानी है। साथ साथ में मॉनिटर करना आपको CSR पॉलिसी को ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि टाइम टू टाइम में वो कितना आपका एक्सपेंडिचर रहने वाला है। ओके, तो ये CSR कमेटी का काम है। अब बात करते हैं कि बोर्ड का क्या काम है। ओके, बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है। तो बोर्ड का काम ये है कि बोर्ड डिस्क्लोज करेगा ओके, कि भाई CSR कमेटी के अंदर कौन कौन है और उनका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कि एक डायरेक्टर कौन सा है, 2 डायरेक्टर वो कौन से हैं, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नहीं है, या फिर ये एप्लीकेबल नहीं है तो सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं, तो उसमें कौन है, उनका नाम पता वगैरह सब जाएगा। ओके, किस में जाएगा, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाता है। ओके,
अब बात आती है अप्रूव करेंगे, रिकमेंड करेंगे CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी, और फिर CSR पॉलिसी बनाएंगे कि हाँ हम हर साल है वो लगभग इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इन मेन कोर एरियाज़ के अंदर हम फोकस करेंगे, और ये हमारी CSR पॉलिसी है और इसके अकॉर्डिंग CSR कमेटी हमें रिकमेंड करेगी। तो CSR पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, अप्रूव करना एंड रिकमेंड करना कंपनी के लिए CSR पॉलिसी का ये बोर्ड का काम है, एंड कंपोजिशन करना CSR कमेटी का ये बोर्ड का काम है। साथ में वो डिस्क्लोज करेंगे कंटेंट क्या रहेगा ऐसी पॉलिसी का। ये क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ओके, कई टाइम से ना सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर, तो थ्योरी का ये वाला पार्ट से बन सकता है। ओके, डिस्क्लोज करोगे आप कंटेंट ऑफ सच पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट एंड प्लेस करोगे इन द कंपनीज वेबसाइट। तो कंपनी की वेबसाइट पे आपको पोस्ट करना है। इंश्योर करना है कि एक्टिविटीज जो भी इंक्लूड की गई है CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी में वो ड्यूली एग्जीक्यूट की गई है कंपनी के द्वारा। इंश्योर करोगे कि कंपनी की जो भी स्पेंड्स है एवरी फाइनेंशियल ईयर में वो 2% से कम है ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, और बाय गिविंग प्रेफरेंसेस टू द लोकल एरिया एंड एरियाज अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स। ओके, तो यहाँ पे है वो 2% किसका लेना, आपको नेट प्रॉफिट का लेना है ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग, मतलब, और वो भी नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है आपको, करंट जो पिछला इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका नहीं लेना है आपको। यहाँ पे प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर पिछले 3 सालों का जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका एवरेज 2% आपको क्या लेना है, CSR का अमाउंट लेना होगा। ओके, इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, तो जो भी अब ये वाला पार्ट अमेंडेड था, अमेंडमेंट में क्या हुआ, पहले क्या होता था कि अगर आपने 2% की जगह 5% कंट्रीब्यूट कर दिया तो आप एक्सेस 3% का ना तो आप खर्चा क्लेम कर सकते थे इनकम टैक्स में। ओके, और ना ही आप क्या कर सकते थे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन अभी ये चेंज हो गया। ओके, और अब क्या बोल दिया कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस वाले को है वो या तो कैरी फॉरवर्ड कर लो नेक्स्ट ईयर में, या फिर आप करंट ईयर में उसे एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। ओके, एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट को रिलीफ दी गई थी ताकि वो एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट करे, वरना फिर कोई 2% से ज़्यादा अमाउंट क्या नहीं करता, कंट्रीब्यूट करता ही नहीं। ओके, तो ये एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, देन इट मे सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड फॉर सच नंबर ऑफ सक्सेडिंग फाइनेंशियल ईयर इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अगर कोई अमाउंट अनस्पेंट रह जाती है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर अंडरटेकन बाय द कंपनी इन प्रेजेंस ऑफ CSR पॉलिसी, तो शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन 30 डेज। अगर कोई अनस्पेंट अमाउंट है, ओके, आपको अलोकेट हुई थी एग्जांपल के लिए 2 करोड़ रुपए और आपने सिर्फ 1.75 करोड़ है वो क्या किए थे, ट्रीट किए थे, तो जो भी अनस्पेंट अमाउंट है यानी कि अराउंड 25 लाख रुपए का, वो आप क्या करोगे, वो वाला अमाउंट आप क्या करोगे यहाँ पे ईच फाइनेंशियल ईयर के अंदर है वो क्या करोगे, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर क्या करोगे, एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ओके, स्पेशल अकाउंट कौन सा होगा, स्पेशल बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट कौन सा, जो कि ओपन किया जाएगा कंपनी के द्वारा इस बिहाफ के अंदर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन एनी शेड्यूल बैंक। तो उसका नाम ही कुछ ऐसा होगा कि लाइक अगर रिलायंस का है तो रिलायंस CSR 2017-2018 अनस्पेंट अकाउंट। ओके, तो इस तरह से उसका नाम होगा जिससे उसको पता चल जाए कि वो उस किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, और हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग रहेगा। ये नहीं कि फिर अगले साल आता तो इसी में उसके लिए अगेन एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। ये जो अमाउंट होगी ना वो स्पेंड की जाएगी कंपनी के द्वारा उन सभी ऑब्लिगेशन के टुवार्ड्स में जो कि प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसके ऊपर आई है CSR के रिगार्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, एंड कंपनी शैल ट्रांसफर द सेम टू ए फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो 3 सालों का यहाँ पे उसको टाइम मिल गया, 3 इयर्स का टाइम मिल गया। 3 इयर्स में या तो उस फंड को यूज़ कर ले, और अगर फिर भी यूज़ नहीं कर पाती तो 3 साल जैसे ही खत्म होंगे 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है उसको, ओके, आपको उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, शेड्यूल 7 के अंदर जो फंड बताया हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। ओके, मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना हो गया ये। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, ओके, सेक्शन 135 एंड 135(6) का, तो कंपनी लाइबल होगी पेनल्टी के लिए, वो है ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर, ओके, बाय द कंपनी टू फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। तो ये मतलब इसकी बात कर रहा है कि 3 साल का आपको टाइम मिला और 30 दिन के अंदर फिर आपको शेड्यूल 7 वाले फंड में ट्रांसफर करना था। ओके, जो भी अनस्पेंट अमाउंट था उसका, लेकिन आपने ट्रांसफ़र नहीं किया। अब नहीं किया तो लो भुगतो, क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपको अमाउंट था ना रिक्वायर्ड था, यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे 25 लाख रुपए था, तो 25 लाख रुपए का अब आपको डबल अमाउंट, ओके, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी डबल अमाउंट की जो कि रिक्वायर्ड था, यानी कि 50 लाख की आपके ऊपर तो सिर्फ पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। ओके, एंड और द अनस्पेंट CSR अकाउंट
एज द केस में भी और 1 करोड़ रुपीज़, लेकिन यहाँ पे एक अपर लिमिट दे दी है कि 1 करोड़ से ज़्यादा की आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 50 लाख ही था, तो 50 लाख की आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगने वाली है। इन एडिशन साथ साथ में ये तो किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, ये तो किसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर। अब जो भी उसका ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, तो ऑफिसर के ऊपर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी है जो कि डिफॉल्ट करता है, वो लाइबल रहेगा टू ए पेनल्टी ऑफ 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू सच फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। ओके, तो 1/10 जो अमाउंट होगी ना, 1/10 यानी कि जैसे यहाँ पे 25 लाख रुपए था, तो 25 लाख रुपए ट्रांसफर करने की बात थी, तो हर एक ऑफिसर के ऊपर 25 मल्टीप्लाई बाई 1/10 करोगे आप। ओके, तो ये आगे आपका 2.50 लाख है, वो आपका अमाउंट यहाँ पे पेनल्टी का बन जाएगा, हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर बनेगा। लेकिन अगेन ये जो अमाउंट है वो मैक्सिमम कितना हो सकती है, 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों केस के अंदर विच इज लोअर, यानी कि 2 लाख रुपए की इसके ऊपर क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। ओके, तो ये पेनल्टी वाले प्रोविजन में भी मैंने आपको बता दिए हैं। जहाँ पे भी अमाउंट स्पेंड की जाती है कंपनी द्वारा अंडर सेक्शन 5, वो एक्सीड नहीं करेगी 50 लाख रुपीज़ को। ओके, यानी कि जो भी अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5, यानी कि ये ऊपर वाला जो अभी आपने पढ़ा, ओके 135(5) का, तो वो अमाउंट आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कितने अमाउंट से, 50 लाख रुपए से। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी है वह एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड हाँ, मतलब कि वही है, यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहा है कि CSR जो आपका एक्सपेंडिचर आ रहा है ना, जैसे अभी एग्जांपल के लिए अपन ने 2 करोड़ लिया था, लेकिन अगर वो 50 लाख से कम रहता है, मतलब कि जो 2% आप निकालोगे नेट प्रॉफिट से, मल्टीप्लाई किया 2%, ओके, नेट प्रॉफिट मान के चलो 10 करोड़ का है, ओके 10 करोड़ का है, तो 10 करोड़ का 2% कितना हुआ, 10 करोड़ का 2% कितना हुआ, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए 50 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपको CSR कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, CSR कमेटी फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जांपल के लिए ये मान लो ये आपका 50 करोड़ हो जाता, तो 50 करोड़ का फिर 2% कितना हो जाता, 1 CR हो जाता, 1 करोड़ रुपीज़ हो जाता। और उस केस में ये ग्रेटर देन 50 लाख है, तो फिर CSR कमेटी है वो ज़रूरी हो जाती। ओके, यही बात यहाँ पे बोली हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड द फंक्शन ऑफ कमेटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिस्चार्ज करेंगे उस केस के अंदर, अगर ये 50 लाख रुपीज़ को एक्सीड नहीं करती है CSR की अमाउंट तो। ओके, अब इस टेबल से वो अपना सारा कंक्लूजन निकल जाएगा। ये मैंने आपको प्रोविजन ब्रीफ किए थे। तो सेक्शन 135 क्या बोलता है, ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपका जो नेटवर्थ है वो ग्रेटर देन 500 करोड़ है या फिर ओके अगर हो जाता है तो CSR एप्लीकेबल है। अगर ये नहीं होता है तो फिर दूसरी कंडीशन चेक करो, टर्नओवर इज ग्रेटर देन 100 करोड़ 1000 करोड़ है या नहीं है। अगर हो जाता है यस है तो फिर एप्लीकेबल है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर देखो नेट प्रॉफिट क्या ग्रेटर देन 5 करोड़ है। अगर हो जाता है तो एप्लीकेबल है, अगर नहीं होता है तो फिर उसे CSR कमेटी फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हो जाते हैं, तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तो उसे CSR कमेटी बनानी पड़ेगी एंड रिपोर्ट करना पड़ेगा बोर्ड को। ओके, अब बोर्ड का रोल यहाँ पे क्या है, वो अप्रूव करेगी CSR पॉलिसी को और इंश्योर करेगी कि जो भी CSR एक्टिविटीज़ और स्पेंडिंग ऑफ अमाउंट है वो विद इन 30 डेज है वो क्या हो जाए, एक स्पेशल अनस्पेंड अकाउंट के अंदर है वो ट्रांसफर हो जाए, जो कि ओपन होगा हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। वही अगर मैं कहूँ CSR कमेटी की क्या काम है, तो वो फॉर्मुलेट करेगी CSR पॉलिसी एंड रिकमेंड करेगी बोर्ड को, रिकमेंड करेगी कितना एक्सपेंडिचर CSR एक्टिविटीज़ पे करना चाहिए एंड उनको मॉनिटर करेगी CSR पॉलिसी को। ये जो अमाउंट होगी ना वो विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर है वो क्या हो जानी चाहिए, स्पेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर क्या करें, अगर स्पेंट नहीं होती है तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा स्पेसिफाइड फंड के अंदर इन शेड्यूल 5, 6, 7 के अंदर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर, तीसरे फाइनेंशियल ईयर से कंप्लीट होने से आप उसको क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। हाँ, अब देखो अगर ये 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो CSR कमेटी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आपके ये प्रोविजन भी हो गए, क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में अलग से समझा दूंगा। ओके, नेट प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे CSR कमिटीज़ के, ये लो वाला ही पोर्शन था, अगर आपने 198 लो के अंदर कर रखा है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो जो भी CSR एक्टिविटीज़ है अंडरटेकन बाय द कंपनी है एज पर इट स्टेटेड CSR पॉलिसी एज प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम और एक्टिविटीज़, तो बोर्ड यहाँ पे डिसाइड करेगी कि वो अंडरटेक करेगी CSR एक्टिविटीज़ थ्रू एक कंपनी। ओके, ऑफ सेक्शन 8। अगर बोर्ड ये सोचती है कि वो सेक्शन 8 मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना ले, ओके, और उसके थ्रू जितना भी CSR एक्टिविटीज़ है, जैसे रिलायंस है तो अब रिलायंस के 50 कंपनीज हैं तो सबका करोड़ों में टर्नओवर है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट है, तो वो उन सभी कंसोलिडेटेड करने के लिए ना एक है वो CSR कंपनी बना ली लाइक रिलायंस फाउंडेशन करके। ओके,
और इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि पूरे ग्रुप लेवल पे जितना भी CSR होता है उसको अच्छे से एक्सपेंड करना। ओके, तो यहाँ पे अगर वो सेक्शन 8 कंपनी बना देती है या फिर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना देती है या फिर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना देती है जो कि कंपनी इस्टेब्लिश बाय द कंपनी है, चाहे वो सिंगली हो या फिर अलोंग विथ एनी अदर कंपनी, वो अकेली भी हो सकती है और दूसरों के साथ में भी हो सकती है, 4-5 कंपनियां मिलकर भी बना सकती हैं, या फिर वो सेक्शन 8 कंपनी बनाती हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, तो कंपनी है वो कोलैबोरेट कर सकती है अदर कंपनीज के साथ में बाय अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स or CSR activities in such a manner that the CSR committees of the respective companies are in a position to report separately on such project और programs in accordance with these rules। तो वो इस रूल्स को फॉलो करेगी और वो सारी साथ में कर सकती है। ओके, वो साथ में रिपोर्ट करेगी सेपरेटली कि हर एक प्रोजेक्ट में उनका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ओके, और टोटल अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट हुआ है। जो CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स अंडरटेकन किए गए हैं इनके द्वारा इंडिया में, वो सिर्फ इन इंडिया ओनली है, वो क्या करेंगे, CSR होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है एक लाइन के ऊपर कि जो भी CSR एक्सपेंडिचर आप करोगे ना वो सिर्फ तभी माने जाएंगे अगर आपने इंडिया में किया। अगर वही चीज़ें आपने मान लो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ओके, कहीं भी किया आउट ऑफ इंडिया, तो वो CSR कंस्टिट्यूट नहीं होंगे, वो CSR नहीं माने जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल सा था। ओके, जैसे अब ये वाला एग्जांपल है ना, अपन वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया और वहाँ पे फिर उन्होंने काम किया, तो अगेन ये आउट ऑफ इंडिया है, तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे CSR होने का। ओके, साथ में CSR प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है वो एक्टिविटीज़ दैट बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनीज एंड देयर फैमिलीज शैल नॉट बी। हाँ, मतलब ऐसे सारी, मतलब ये CSR के लिए स्पेशल बातें हैं सारी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कंपनी के थ्रू कर सकते हो, ओके, एक साथ में जॉइंटली कर सकते हो, अदर कंपनी के साथ में कर सकते हो, सेक्शन 8 कंपनी स्टैब्लिश करके सब कर सकते हो। ओके, आप जो भी CSR करते हो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा सेपरेटली, जो इंडिया में किया वही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर वो CSR सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए है तो भाई वो आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर है, वो CSR एक्सपेंडिचर किसी भी डेफिनेशन में नहीं है। तो वो जनरल पब्लिक के हित के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी सिर्फ एम्प्लॉयज़ को उससे बेनिफिट मिल रहा है। ओके, तो वो नोट भी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटीज़ है। कंपनीज है वो बिल्ड कर सकती है CSR कैपेसिटीज़ को ऑफ देयर ओन पर्सनल एज वेल एज दोज ऑफ देयर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज थ्रू इंस्टीट्यूशंस विद एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड्स, जिनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं और एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 सालों के तो अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए। बट ऐसा जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड नहीं करेगा 5% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 1 होल ईयर। ओके, अगर कंपनी बिल्ड करती है CSR कैपेसिटीज़ को, ओके, तो उस केस के अंदर अपने पर्सन इन देयर ओन ऑफ देयर ओन पर्सनल, तो उस केस के अंदर इनका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है थ्रू इंस्टीट्यूशन एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू होना चाहिए और वो 5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, उसके बाद में कंस्टिट्यूशन करना है किसी भी अमाउंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो कंसीडर नहीं की जाएगी एज CSR एक्टिविटीज़। वो CSR एक्टिविटीज़ है वो कंसीडर्ड नहीं की जाएगी। गॉट इट, ये था आपका एक पॉइंट। उसके बाद में कौन कौन सी परमिसिबल एक्टिविटीज़ अंडर CSR, ओके, तो ये बहुत सारी है। मेनली किसके ऊपर फोकस किया है, गरीबों पे, मतलब जो कि मतलब जिनके साथ अत्याचार हुआ है वो टाइप के लोग यहाँ पे ज़्यादा कवर आपको दिखेंगे। सी, सबसे पहले अगर आप इरेडिकेट कर रहे हो, अगर आप इरेडिकेट कर रहे हो किसको, हंगर को, यानी कि भूखमरी को मार रहे हो, आप पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म कर रहे हो, आप माल न्यूट्रिशन यानी कि जिनका पोषण है वो अच्छे से नहीं हुआ, उन बच्चों को उनका अच्छा न्यूट्रिशन फूड्स वगैरह सब सप्लाई कर रहे हो, अगर आप हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो, ओके, हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहे हो, इंक्लूडिंग अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन को भी प्रमोट कर रहे हो, ओके, स्वच्छ भारत कोष जिसके लिए सेटअप किया गया है, अगर आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ओके, तो ये, और साथ साथ में आप क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो सैनिटेशंस का एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, तो वो सारी चीज़ें आपकी CSR के अंदर इंक्लूड हो गई हैं। ओके, ये था अपना एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है अपना, वो बोलता है कि अगर आप एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, आप स्पेशल एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, ओके, किसी भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट इन्हांसिंग वोकेशनल स्किल्स को प्रमोट कर रहे हो, किसके बीच में, बच्चों के लिए, औरतों के लिए एंड बूढ़े लोगों के लिए, एंड द डिफरेंटली एबल्ड एंड लिवलीहुड इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, अगेन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। देन थर्ड आता है, प्रमोट कर रहे हो आप जेंडर इक्वलिटी को, ओके,
तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर रहे हो, वुमेन को एम्पावर कर रहे हो, ओके, होम्स को सेटअप कर रहे हो, हॉस्टल्स बना रहे हो वुमेन्स के लिए, ओके, ऑर्फन्स बना रहे हो, आप ओल्ड एज होम्स बना रहे हो, डे केयर सेंटर्स बना रहे हो एंड अदर फैसिलिटीज़ करते हो सीनियर सिटीजन्स के लिए एंड मेजर्स करते हो रिड्यूसिंग इन एक्विलिटीज़ फेस्ड बाय द सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स के लिए, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, परमिसिबल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद में आता है आपका इंश्योर करना, ओके, इंश्योरिंग करना इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, प्रोटेक्शन करना फ्लोरा एंड फौना को एंड एनिमल वेलफेयर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, क्वालिटी ऑफ सॉइल्स को मेंटेन करने के लिए, एयर्स को एंड वाटर को है वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्लीन गंगा फंड के अंदर, ओके, उसके लिए जो भी आपका रिजुवेंशन ऑफ रिवर गंगा है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है तो उसके लिए कर रहे हो, तो भी वो आपका CSR माना जाएगा। साथ में आप नेशनल हेरिटेज के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए एंड रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड साइट्स के लिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए एंड वर्क ऑफ आर्ट के लिए एक्सपेंडिचर करते हो, ओके। आप पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप करते हो ताकि लोग आए, पढ़े, उनका नॉलेज बढ़े, हैंडीक्राफ्ट्स के रिगार्डिंग आप काम करते हो, ट्रेडिशनल आर्ट का डेवलपमेंट करते हो, प्रमोट करते हो, तो फिर आपके अब वो सारा चीज़ें क्या मान ली जाएगी, CSR मान ली जाएगी। अगर आप बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए है वो क्या कर रहे हो, आप मेजर करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन वार विडोज, मतलब जो कि शहीद हो गए या फिर जिनकी कुछ वो हो गया हो, फिजिकल डैमेज हो गया हो, ओके, जिनकी पत्नियां हैं वो क्या हो गई हो, विधवा हो गई हो ड्यूरिंग द वार, ओके, और उनके डिपेंडेंट्स के लिए तो वहाँ पे CAPF एंड CPMF के लिए अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो, उनके वेटरन्स के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए एंड उनकी विडोज़ के लिए, तो वो भी CSR मान लिया जाएगा। अगर आप ट्रेन करते हो किसको, प्रमोट करने के लिए रूरल स्पोर्ट्स को, जो कि नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ओके, रूरल स्पोर्ट्स को अगर आप प्रमोट कर रहे हो तो वो खर्चा भी आपका, अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, ओके, तो उस केस के अंदर आपको वो क्या मान लिया जाएगा, CSR मान लिया जाएगा। अगर आप PM रिलीफ फंड के अंदर क्या करते हो या फिर PM केयर्स फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलीफ के लिए बनाया है, तो उस केस के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटी एंड वुमेन्स के लिए है, तो वो आपका क्या मान लीजिएगा, CSR वो मान लिया जाएगा। अगर आप इंक्यूबेटर्स को कंट्रीब्यूट करते हो, ओके, एंड रिसर्च के लिए एंड R&D प्रोजेक्ट्स के लिए करते हो इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर PSU के लिए करते हो और किसी भी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करते हो या स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हो, एंड कंट्रीब्यूशन जो है वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, IITs के लिए है, ठीक है, DAE यानी कि नेशनल लेबोरेटरीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज एस्टैब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ओके, यानी कि अपनी आयुष जो योजना है, ओके, PM आयुष योजना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर बॉडीज़, इन सब के लिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, ओके, ICAR में, ओके, CSIR में, SDGs में, ICMR में, DRDO के अंदर, तो वो सारे आपके क्या मान लिए जाएंगे, CSR एक्सपेंडिचर मान लिए जाएंगे। अगर आप गाँवों को डेवलप कराने वाले किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो वो क्या मान लिया जाएगा, CSR मान लिया जाएगा। अगर आप स्लम एरिया का डेवलपमेंट करते हो तो वो क्या मान लिया जाएगा, CSR मान लिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूट करते हो तो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, CSR जो है वो मान लिया जाएगा, ओके। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी आ गया और उस टाइम आप रिलीफ में, रिहेबिलिटेशंस में या फिर रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो क्या मान लिया जाएगा, CSR एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, ओके। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर की ये बात करता है कि अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो जो भी आपने करंट ईयर में एक्सपेंडिचर किए होंगे, ओके, तो उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, तो वो बोलता है कि जो भी शेड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, वो रिक्वायर करता है कि अगर आप कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135 हो तो जो भी आपने अमाउंट इनकर किया ना CSR के ऊपर वो डिस्क्लोज करोगे बाय वे ऑफ नोट्स, और वो भी किसमें, SOPL के अंदर, ओके। सेकंड, जो बोर्ड है वो इंश्योर करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को जो कि एक्सीड नहीं करेगा 5% ऑफ द CSR एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड कोई भी अगर सरप्लस आता है, ओके,
तो उस केस के अंदर जो भी CSR एक्टिविटीज़ है वो फॉर्म नहीं करेगा, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, तो वो बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा ऑफ ए कंपनी, एंड शैल बी प्लोड बैक इनटू सेम प्रोजेक्ट और शैल बी ट्रांसफर्ड टू द अनस्पेंट CSR अकाउंट के अंदर। तो जो भी आपने अगर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, जो भी सरप्लस है आपका वो बिजनेस का प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा। एंड अगेन वो जितना भी आपको उससे रेवेन्यू मिल रहा है, मान ली एग्जांपल के लिए मैंने कहा जैसे आपने हॉस्पिटल खुलवाया, ओके, गरीबों के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो जो भी आपने हॉस्पिटल खुलवाया तो उससे आपको रेवेन्यू आएगा। अब जो भी रेवेन्यू आता है ना वो वापस से आपका क्या होना चाहिए, उस हॉस्पिटल के अंदर ही लग जाना चाहिए, ये नहीं कि वो आपकी जेब में जा रहा है क्या, ओके। तो वो वाला क्या मान लिया जाएगा, फिर CSR माना जाएगा, ओके। शैल बी ट्रांसफर टू द अनस्पेंट CSR अकाउंट, और वो अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, ओके। एंड एनुअल एक्शन प्लान ऑफ द कंपनी और ट्रांसफर सच सरप्लस फंड इन फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। तो वो कंपनीज के या तो एक्शन प्लान में लगा सकते हैं या फिर वो अनस्पेंड आपका जो अकाउंट है उसके अंदर शेड्यूल 7 वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने पीरियड के अंदर, यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया है फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओके। जिस साल का आपका इतना कैश इनफ्लो है उस साल के 6 महीने के अंदर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो सेम है जैसे कि AS और इंडियस में किया, मतलब जैसा AS में होता है वैसा ही इंडियस में होता है, तो कोई चेंज नहीं है, ओके। तो ये तो था आपका कि कोई भी सरप्लस अगर आपका आता है तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, ओके। जो भी अनस्पेंड अमाउंट है रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड, क्या उसका कोई प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा क्या हमें, ये बताओ। देखो अनस्पेंड अमाउंट में अमाउंट जो थी वो अपन ने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी फंड के अंदर, ओके, स्पेशल अकाउंट में कर दी, या फिर स्पेशल अकाउंट में नहीं किया तो डायरेक्टली शेड्यूल 7 वाले में कर दी। शेड्यूल 7 वाला तो एक्सपेंडेड हो जाएगा, ओके। जब तक अपने पास में पड़ा है, अनस्पेंड अकाउंट के अंदर पड़ा है, तब तक क्या हमें कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एज पर सेक्शन 135(6) तो उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अनस्पेंड अमाउंट के अंदर, ओके, जो भी फंड स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये किसकी बात हो रही है, अगर आपकी कोई भी उससे इनकम होती है तो as per the said amendment, company have an obligation to transfer the unspent amount other than relating to an ongoing project to a specified fund। तो आपको specified fund में ट्रांसफर करना पड़ेगा। Accordingly, provision for liability for the amount representing the extent of which the amount is to be transferred needs to be recognized in the financial statement। तो वो आपको financial statement में recognize करनी पड़ेगी, ओके। तो उतने का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा कि जितनी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है ट्रांसफ़र करने की उसके लिए। अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उस केस के अंदर कंपनी है वो विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज है वो क्या कर देगी, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है वो ट्रांसफ़र कर देगी स्पेशल अकाउंट के अंदर, जो कि ओपन किया जाएगा कंपनी के द्वारा इस बिहाफ में, जिसको हम अनस्पेंड CSR अकाउंट बोलेंगे। एंड सच अकाउंट शैल बी स्पेंट बाय द कंपनी in pursuance of obligation towards the CSR policy within a period of 3 financial year। ये सब अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वापस से उन्होंने दिया है बस, ओके। एंड अगेन 30 डेज़ का यहाँ पे आपके पास टाइम है, अगर फिर भी नहीं कर पाते तो शेड्यूल 7 वाले फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दो, ओके। तो 3 साल खत्म होते ही 30 दिन का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, अगर कंपनी ऑलरेडी अंडरटेक कर सकती है सर्टेन CSR एक्टिविटीज़ को विच ए लाइबिलिटी हैज़ बीन इनकर्ड बाय एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, तो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी फॉर द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टू द एक्सटेंट दैट CSR एक्टिविटी वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर नीड्स to be recognized in the financial statement even though payment for the same has not been made। तो आपको यहाँ पे accrual बेसिस पे अकाउंट करनी है, ना कि कैश बेसिस पे। अगर आपने रियल में CSR एक्सपेंडिचर कर दिया है, ओके, कर दिया है ना एक्सपेंडिचर, तो फिर आपको पे करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा। तो आप उतने को क्लेम कर सकते हो, ऑल दो चाहे आपने पेमेंट नहीं किया हो अभी तक, ओके, आपको वो अनस्पेंड अकाउंट में पड़ा हो तो भी आप उसको क्लेम कर सकते हो। जो भी ट्रांसफ़र की गई है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में होगी, वो फुल अमाउंट होगी। जो प्रोविजन क्रिएट किया गया है अंडर इट विल बी आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर लाइबिलिटी ऑलरेडी इंकर्ड इफ एप्लीकेबल एंड एज प्रोवाइडेड। अब बात करते हैं क्या एक्सेस अमाउंट जो स्पेंड की गई है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ये वाला अमेंडेड पार्ट था, तो यस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जो भी एक्सेस अमाउंट अवेलेबल है वो सेट ऑफ हो जाएगी, वो एप्लीकेबल नॉट इंक्लूड द सरप्लस, लेकिन वो कितना, लेकिन उसके अंदर क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगा, सरप्लस वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, जो कि आपकी CSR एक्टिविटी। सरप्लस क्या होगी, मतलब कि वही हॉस्पिटल से आपको क्या हो रही है, रेवेन्यूज रिसीव हो रही है, इनकम आपको मिल रही है, तो वो वाली अमाउंट को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे नॉर्मली जो आपका 2% बन रहा था उसमें से अगर आपने 3% कर दिया तो वो 1% एडिशनली आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो।
जो बोर्ड है वो पास करेगी एक रेजोल्यूशन इसके इफेक्ट के लिए। इफ़ द कंपनी डिसाइड नॉट टू कैरी फॉरवर्ड सच, मतलब बोर्ड को पहले ही इसके लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, या तो उसको चॉइस है उसके पास में, या तो वो कहेगी कि ठीक है मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है, ओके, या फिर वो कहेगी कि नहीं मेरे को सेट ऑफ करना है, ओके। तो ये वाला आपका प्रोविजन हो गया। उसके बाद में 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में आता है कि एक्सपेंडिचर मेड इन काइंड, कि कितना एक्सपेंडिचर है जो कि आपका काइंड में होना है, ओके। कंपनी है वो स्पेंड करेगी अंडर द लॉ इन काइंड टू, ओके, वो लॉ के अंदर करेगी। हाउएवर यह इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट करे कि वेदर स्पेंडिंग इन काइंड में बी कवर्ड अंडर CSR और नॉट, तो वो CSR में कवर होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, कंपनी जो है वो अक्वायर करेगी, परचेज करेगी गुड्स एक्सेट्रा एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यूज़ करेगी सेम को इन इट्स CSR प्रोजेक्ट के अंदर विच इज़ अलाउड अंडर CSR प्रोविजन एज CSR स्पेंड। तो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर या डीलिंग करेगी इन गुड्स और सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट्स दोज गुड्स या सर्विसेज इटसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे यही चीज़ है कवर की गई है। वेट ए मोमेंट, चार्जिंग हो रहा है ना, हाँ। सी यहाँ पे क्या था कि अगर आपने एक्सपेंडिचर कैश में नहीं किया है, ठीक है, आपने क्या किया काइंड के अंदर अगर एक्सपेंडिचर किया है तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा, ओके। अगर कंपनी स्पेंड कर सकती है काइंड के अंदर भी, वो अपना माल है वो दे सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि क्या काइंड कवर होगा CSR में या नहीं, ओके। तो अगर कंपनी अक्वायर करती है या परचेज करती है गुड्स एक्सेट्रा का एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके, CSR प्रोजेक्ट में, तो वो अलाउड है, वो क्या है, अलाउड है, ओके। अगर आप काइंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है या डील करती है गुड्स या सर्विसेज में जो कि डिस्ट्रीब्यूट्स होती है उन गुड्स या सर्विसेज में इटसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसी चीज़ की, ओके, फ्री ऑफ चार्ज उसको क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो यह कवर नहीं होगा CSR में, ओके। क्यों, क्योंकि एक तरह से ये क्या मान लिया जाएगा कि आप अपने गुड्स का क्या करो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस के अंदर ये नहीं मानेगा। अगर आप परचेज करके उसको स्पेंड फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो या फिर उसी गुड्स में डील भी कर रहे हो, ओके, और उसको आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो क्या नहीं माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो फ्री ऑफ चार्ज क्या करी है, डोनेशन करिए मेडिसिन या ड्रग्स का विद इन सेक्शन 135, ठीक है, ओके। तो वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और उस एंटिटी से रिलेटेड है, शेड्यूल 7 से है, तो यहाँ पे ये एक MCA ने एफिडेविट दे रखा है इसे, ओके। मतलब कि हेल्थ केयर वाली में मेडिकल कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, इसको एक ये एग्जेम्पशन दे रखी है, एक तरह से ये मान सकते हो कि अगर वो करे तो चलेगा, लेकिन कोई और अगर ये करता है मैन्युफैक्चरिंग करके या उसी में डील करके उसको स्पेंड कर रहा है तो फिर नहीं चलेगा। और यहाँ पे इनको अलाउ कैसे हुआ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक एफिडेविट इश्यू कर रखा है, तो इसलिए उनको अलाउड है, ओके। अब बात करते हैं कोई भी हॉस्पिटल जो कि रेंडर करता है फ्री मेडिकल सर्विसेज टू 25% पेशेंट एज पर लोकल गवर्नमेंट गाइडेंस है, वो भी CSR स्पेंड में काउंट नहीं होगा, ओके, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट ने कर रखा है कि आपको मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, 25% जो भी आपके पेशेंट आएंगे ना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है मेडिकल सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी, ओके। लेकिन जो भी अगर आपने 25% से ऊपर आपने किया, मतलब आपके ऊपर कोई लीगल प्रोविजन नहीं था, आपने अपने इच्छा से किया है, वो इच्छा से किया है, इसीलिए उससे ज़्यादा जो है वो आपको फिर CSR स्पेंड मान लेंगे, लेकिन उससे कम नहीं मानेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स या डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल या गुड्स करती है अदर देन दोज विच इट रिक्वायर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, तो उस केस के अंदर लाइक जैसे स्टील रोड्स हो गए या मैन्युफैक्चरिंग स्टील मेडिकल बेड्स हो गए, तो इस केस के अंदर है वो बेड्स है वो सोल्ड कर दिए जाएंगे, तो इस केस में यह CSR स्पेंड नहीं होगा, ओके। मेडिकल बेड्स बना रहे हो, ओके, और बेड्स फिर आप चाहे आपने कितनी भी कॉस्ट की हो, आप उसको सोल्ड कर रहे हो, तो फिर वो क्या नहीं माना जाएगा, यहाँ पे CSR स्पेंड नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हो ना, तो भी यह आपकी एक्टिविटी हो सकती है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके। अब बात करते हैं अदर कंसिडरेशन इन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो कुछ अदर बातों का भी आपको ध्यान में रखना है, कुछ अदर बातें हैं, ओके, जिनका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और ये बातें अगर आपको अच्छे से पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। कंपनी वो डिसाइड करेगी टू अंडरटेक ए CSR एक्टिविटी अप्रूव्ड बाय CSR कमिटी विद ए व्यू टू डिस्चार्ज इट्स CSR ऑब्लिगेशन एज अराइजिंग अंडर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट इन 3 वेज। तो 3 वे में वो क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकती है। या तो वो क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकती है उन फंड्स के अंदर जो कि शेड्यूल 7 में बताए गए हैं,
या फिर वो कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसाइटी या कंपनी जो कि सेक्शन 8 में बताई गई है, उन कंपनी के द्वारा सिंगली या अलोंग विद ए होल्डिंग और सब्सिडरी के थ्रू या एसोसिएट कंपनी या अलोंग विद एनी अदर कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी या एसोसिएट्स के थ्रू कर सकती है, या फिर इन एनी अदर वे इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज रूल्स के थ्रू वो कर सकती हैं। इन केस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज मेड टू ए फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 to the act, the same would be treated as an expense for the year and charged to SOPL, तो वो SOPL में चार्ज हो जाएगा। In case the amount is spent in the manner as specified in para B, तो उसको भी also be recognized as an expense in the SOPL। जो accounting and expenditure है incurred by the company otherwise on its own would be recognized as explained thereafter। उसके बाद में जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया उसके अंदर वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब CSR एक्टिविटीज़ जो भी कैरीड आउट की गई है कंपनी के द्वारा, ओके, वो कवर्ड होगी अंडर पैरा C अबोव। इन केस अगर एक्सपेंडिचर जो कि रेवेन्यू नेचर का है वो इनकर किया जाता है किसी भी एक्टिविटीज जो कि मॉनिटर किया गया है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग बाय कंपनी ऑन इट्स ओन, तो सेम वुड बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस टू द SOPL, तो वो SOPL में चार्ज होगा। अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर हो जाता है कंपनी के द्वारा इन द नेचर तो विच में गिव राइज टू एन एसेट, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो जाता है कि क्या यहाँ पे एसेट जो है वो रिकॉग्नाइज की जाएगी कंपनी के द्वारा इन द बैलेंस शीट। तो भाई इस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने बोला कि यहाँ पे रेलेवेंट है कि आप नोट करें डेफिनेशन ऑफ टर्म एसेट को, और एज पर द फ्रेमवर्क जो एसेट है मतलब कि वो रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज होगा एज ए रिजल्ट ऑफ पास इवेंट, और वहाँ पे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन यहाँ पे हैंस इन केस यहाँ पे अगर आप कंट्रोल करो एसेट को, वो ट्रांसफ़र हो जाता है कंपनी के द्वारा। लाइक मान लो कोई स्कूल बिल्डिंग आपने बनाई और वो अपने ग्राम पंचायत को ट्रांसफ़र कर दी रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ पे ये एसेट रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती इन द बुक्स, और जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया है वो आप क्या कर दोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे एज एन एक्सपेंस इन द SOPL जब भी आप इनको इनकर करोगे। तो इन अदर केस जहाँ पे कंपनी रिटेन करती है कंट्रोल ऑफ द एसेट्स, देन इट वुड नीड टू बी एग्जामिन वेदर द FAB है वो अक्रू होंगे कंपनी को या नहीं होंगे। अगर आपको FAB फ्रॉम ए CSR एसेट है वो फ्लो नहीं होता है टू द कंपनी एज एनी सरप्लस फ्रॉम CSR, तो यह नोट भी इंक्लूडेड, यह इंक्लूड नहीं करेगी कंपनी के बिजनेस प्रॉफिट को एज पर रूल 6(2). लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है, कंपनी सप्लाई करेगी गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर या रेंडर मैन्युफैक्चर बाय इट है, या फिर वो रेंडर करेगी सर्विसेज CSR एक्टिविटीज़ की तरह, तो ऐसे केसेस में एक्सपेंडिचर इनकर्ड शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कंट्रोल ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर बाय इट इज ट्रांसफर्ड और अलाउएबल, तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर अलाउएबल सर्विसेज है वो रेंडर की गई है एम्प्लॉयज़ को। जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया है कंपनी ने वो वैल्यू किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन AS या इंडियाज एट कोस्ट, ओके, और ये मेजर किस पे होगा, कोस्ट पे on the goods and services so contributed will also form part of the CSR expenditure where a company receive a grant from others by carrying out CSR activity, तो CSR expenditure है वो net of grant माना जाएगा, ओके, आपका एडिशनल वाला फिर वो CSR expenditure नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आता है कि इनकम अगर आपने अर्न किया है CSR प्रोजेक्ट से, तो अगेन यही है वो सरप्लस हो जाएगा, और सरप्लस वाली अपन ट्रीटमेंट अभी तक 4 बार रिवाइज कर चुके हैं, ओके। तो जो भी आपको सरप्लस होता है, ओके, all item of income which are recognized in the period should be included in the determination of net profit or loss, तो net profit और loss के अंदर वो इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ये जो सरप्लस है वो CSR एक्टिविटीज़ के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा, ओके। अगर सिंस द सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम CSR एक्टिविटीज़ है, अगर वो नहीं अराइज होता है किससे, ट्रांजेक्शन से जो कि ओनर्स के साथ में हुआ है, तो यह कंसिडर किया जाएगा एज ए इनकम फॉर अकाउंटिंग पर्पज से। इन व्यू ऑफ द अफोरसेड रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी सरप्लस अराइज हो रहा है आपको आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और एक्टिविटीज़, तो वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा SOPL के अंदर। एंड सिंस जो सरप्लस है वो कैन नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज लाइबिलिटी फॉर CSR एक्सपेंडिचर इन द बैलेंस शीट एंड रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज चार्ज टू द SOPL, तो वो चार्ज की तरह वो क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसलिए जो सरप्लस है वो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मिनिमम 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी होगा, ओके, ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेजेडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे है एक बार वो भी देख लो। तो जब भी अगर आपने CSR कैश के अंदर एक्सपेंड किया है तो एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश या बैंक हो गया, काइंड में दिया है तो एक्सपेंडिचर डेबिट टू परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड हो गया। अगर आपने फुल्ली स्पेंड नहीं किया है तो जो अमाउंट नहीं किया है उतना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा फंड के अंदर में। अगर आपने फुल्ली स्पेंड कर दिया है तो फिर आप क्या कर दोगे, CSR एक्सपेंडिचर डेबिट
टू कैश या परचेज या कॉस्ट और टू बी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में CSR टू बी स्पेंड के अंदर चला जाएगा। अगर स्पेंड इन एक्सेस एज पर मेंशन इन अमेंडमेंट है तो प्रपोज अमेंडमेंट के अंदर तो वो प्रीपेड के अंदर चला जाएगा। तो CSR एक्सपेंडिचर डेबिट प्रीपेड डेबिट टू कैश परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जो भी एप्लीकेबल है उसके अंदर चला जाएगा। अब CSR का इनकम टैक्स सिनेरियो के अंदर क्या होगा, ओके तो बीइंग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ओके इज नॉट इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो बिजनेस के पर्पज से नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इनकम है वो अलाउड नहीं की गई है इनकम टैक्स के अंदर। बस इतनी बातें ध्यान रख लो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। अब आते हैं रिपोर्टिंग कैसे होगी, CSR का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिस्क्लोजर कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि P&L के शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायर करता है कि अगर कंपनीज कवर की गई है 135 के अंदर तो जो भी आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया है CSR एक्टिविटीज़ के ऊपर वो डिस्क्लोज किया जाएगा बाई वे ऑफ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके तो वो नोट्स के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, नोट्स आपको यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे कि भाई आखिर क्या है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टिल बी इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 इन दिस रिगार्ड, इट इज़ रिकमेंडेड कि जो भी एक्सपेंडिचर आपने CSR एक्टिविटीज़ पे किया है वो क्वालिफाई करेगा टू रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट प्रोविजन एज डिस्कस्ड अबव शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट लाइन आइटम एज CSR एक्सपेंडिचर इन द SOPL। फर्दर जो भी रेलेवेंट नोट होगा वो डिस्क्लोज किया जाएगा द ब्रेकअप ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस को एंड इंक्लूड करेगा लाइन आइटम ऑफ CSR एक्सपेंडिचर को। साथ साथ में यह भी हो सकता है कि कंपनी है वो इनकर करेगी लॉसेस बट इट में स्टिल सेटिस्फाई अदर कंडीशंस को, ओके जो कि 135 के अंदर दे रखी है। एंड अगर नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटिंग टू CSR एक्सपेंडिचर है वो ये भी कंटेंट करेंगे ग्रोस अमाउंट क्या है, कितना अप्रूव किया बोर्ड ने, कितना एक्चुअल में स्पेंड किया है, कंस्ट्रक्शन पे कितना है और अदर पर्पसेस के लिए कितना है। साथ में डिटेल्स आएगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कि भाई ये कोई ट्रस्ट को कंट्रोल किया करते हैं तो उसको कितना अमाउंट गया है, ओके तो AS 18 के अकॉर्डिंग या फिर Ind AS 24 के अकॉर्डिंग वो क्या जाएगा आपका यहाँ पे डिस्क्लोजर जाएगा। जहाँ पे भी अमेंडमेंट है 135 के अंदर तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, डिपॉजिट कितना हुआ था, फंड में कितना स्पेंड होना था, करंट ईयर में कितना अमाउंट स्पेंड हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंड क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आपको करना पड़ेगा। अनस्पेंड के लिए अगेन यही सेम यहाँ पे क्या था आपको ये बताना पड़ता था डिपॉजिट कितना किया स्पेसिफाइड फंड में, रिक्वायर्ड कितना था एंड स्पेंड कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे आपका जाएगा अनस्पेंड अमाउंट का कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितना था, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना स्पेंड होना है, ओके अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था, हुआ कितना एंड क्या क्लोजिंग बैलेंस आपका बचा। तो ये पूरा डिस्क्लोजर CSR का जाएगा। उसके बाद में ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, अगेन कंपनी के पास में कितना है एंड सेपरेट CSR एंड स्पेंड का अकाउंट के अंदर कितना है, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है कि वो आपकी स्पेंड हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर, कितनी अमाउंट आपको स्पेंड करनी है ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट एंड CSR अनस्पेंड अकाउंट से एंड क्लोजिंग के बैलेंस कितना रहा है कंपनी का एंड सेपरेट CSR अनस्पेंड अकाउंट का। ओके वेयर ए प्रोविजन मेड इन अकॉर्डेंस विद पैरा 8 अबव यानी कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो शुड बी प्रेजेंट किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड फर्दर जो भी मूवमेंट होंगे प्रोविजन में ड्यूरिंग द ईयर वो शोन किए जाएंगे सेपरेटली। जहाँ पे CSR एक्सपेंडिचर हो रहे हैं बीइंग गुड्स इज इनकर्ड इन काइंड तो सेम शुड बी मेजर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड वेयर CSR एक्सपेंडिचर बीइंग सर्विसेज इनकर्ड इन काइंड द सेम वुड बी मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एट कॉस्ट यानी कि नो प्रॉफिट या लॉस के ऊपर आप उसको क्या करोगे रिकॉर्ड करने वाले हो। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है रिकॉर्ड करना है। तो ये था आपका CSR के सारे प्रोविज़न मैंने 1 लाइन बाय लाइन आपको सारे करा दिए। 3 क्वेश्चन इसके ये हैं और यहाँ पे आप इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं। टोटल इलस्ट्रेशंस हैं 9। ओके और मेरे जो बुक है उसके अंदर CSR में मैंने कितने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं अपन का अपना डिटेल इंडेक्स का पता है यही बेनिफिट होता है कि आपको 1 मिनट के अंदर पूरी कंट्रोलिंग आ जाती है। यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन है वो आपके इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं इंक्लूडिंग एग्जाम क्वेश्चन वगैरह तो सारे क्वेश्चन है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही डिस्कस करने वाला हूँ। ओके बने रहना। आपको ये स्टडी मेट की जो है वो कैसी लगी है ये ज़रूर बताना मेरे को कि जो मैंने एफर्ट यहाँ पे स्टडी मेट को रीड आउट करवाने में आपको कराए हैं कि ये रियली बेनिफिशियल है या नहीं है। ओके इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मेरे को लगा कि मैं नोट्स बनाऊँ लेकिन यार स्टडी मेट है ना तो आप उसको ही 4 बार रिवाइज कर लोगे तो मोर देन इनफ है आपके लिए ऑलरेडी। ओके ये PDF शेयर करना हो तो बता देना। ओके तो चलते हैं टाटा बाय बाय। कमेंट कर देना। ओके दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बाय बाय।